एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब सोचिए कि डाइनिंग टेबल पर एक फॉर्म रखा है। हाँ। एक सरकारी कर्मचारी बैठा है और उसे यह तय करना है कि भविष्य में सरकार की तरफ से जो बेहतरीन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने वाली है वो उसके माता पिता को मिलेगी या फिर उसके सास ससुर को। हाँ बिल्कुल। और सुनने में तो ये एक बहुत ही सामान्य सा प्रशासनिक फॉर्म लगता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। सही कहा, लेकिन जो असली पेंच है ना वो इसके बाद शुरू होता है। नियम ये है कि एक बार फॉर्म पर जिस भी पक्ष के आगे टिक लगा दिया गया वो फैसला जीवन भर के लिए पत्थर की लकीर बन जाएगा। एकदम पत्थर की लकीर, मतलब कोई बदलाव नहीं। हाँ, यहाँ तक कि अगर भविष्य में चुने गए सदस्यों का निधन भी हो जाए तब भी वो खाली हुई जगह दूसरे पक्ष को कभी नहीं दी जा सकेगी। सुनने में ये किसी डार्क कॉमेडी फिल्म का प्लॉट लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन ये भारत सरकार का एक बिल्कुल नया आदेश है और आज के इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक नया ऑफिस मेमोरेंडम है जिसे आमतौर पर ओएम कहा जाता है। ये वाकई एक ऐसा दस्तावेज है जो मेरा मतलब है पहली नज़र में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये पूरी व्यवस्था को कैसे एक झटके में बदल रहा है। ये ओएम 13 मई 2026 को जारी किया गया है। हाँ, और ये नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 1 से जारी हुआ है ना? जी बिल्कुल। इस पर अवर सचिव उन्नी कृष्णन टी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं और इसका जो विषय है वो बहुत स्पष्ट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के तहत माता पिता या सास ससुर को आश्रित चुनने का नियम। तो आज के हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी बात को डिकोड करना है। मतलब कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा ये सिर्फ एक पन्ने का सरकारी आदेश कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य देखभाल के निर्णयों पर इतना अपरिवर्तनीय प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस नए आदेश के सीधे पॉइंट नंबर 4 या 5 पर कूदने से पहले मुझे इसके बैकग्राउंड में कुछ बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। मैं सोच रही थी कि इस मेमोरेंडम में कुछ पुरानी तारीखों का जिक्र है। हाँ, 3 पुराने आदेशों का जिक्र है इसमें। वही, जैसे 3 मार्च 1987, 26 जुलाई 2023 और फिर 28 मार्च 2024। मुझे तो ये नौकरशाही की फाइल काम और किसी सॉफ्टवेयर के अपडेट लॉग की तरह ज्यादा लग रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये तुलना काफी हद तक सटीक बैठती है ना? ऐसा लगता है कि जैसे पहले कोई फीचर रोल आउट किया गया, फिर उसमें कुछ पैच डाले गए और फिर उसे सभी के लिए उपलब्ध करा दिया गया। देखा जाए तो नियमों का विकास कुछ ऐसे ही हुआ है। अगर हम इस नियम के इतिहास को देखें तो 1987 का जो आदेश था उसने एक तरह से इस दरवाजे को खोला था। अच्छा, उससे पहले क्या नियम था? उससे पहले आश्रितों की परिभाषा बहुत सीमित हुआ करती थी। 1987 में पहली बार माता पिता या सास ससुर को आश्रित के रूप में चुनने का विकल्प दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 2023 में कुछ स्पष्टीकरण आते हैं। मतलब कुछ कंफ्यूजन रहा होगा जिसे दूर किया गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपके ही शब्दों में कहूं तो वो 28 मार्च 2024 का आदेश था। उस आदेश में ऐसा क्या खास था जिसने आज की इस मौजूदा स्थिति की नींव रखी? 2024 के आदेश ने एक बहुत बड़ी असमानता को खत्म किया था। पहले नियमों में थोड़ा बिखराव था। प्रशासन ने तय किया कि आश्रित की परिभाषा और सुविधाएं दोनों मुख्य योजनाओं के लिए एट पार यानी बिल्कुल समान होनी चाहिए। दोनों मुख्य योजनाएं मतलब? CGHS और CSMA। जी हाँ, चाहे कर्मचारी CGHS के दायरे में आता हो या फिर CSMA नियमों के दायरे में, दोनों के लिए आश्रित का पैमाना एक ही होगा। ये सरकार की तरफ से सिस्टम को सुव्यवस्थित करने का एक बहुत बड़ा कदम था। रुको, यहाँ पर मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 1987 से लेकर 2024 तक सरकार का पूरा जोर सुविधाओं के विस्तार और एकरूपता पर था। ऐसा लग रहा था कि वे नियमों को ज्यादा समावेशी बना रहे हैं। हाँ, दायरा तो बढ़ रहा था। तो फिर अचानक मई 2026 में ये नया ऑफिस मेमोरेंडम लाने की क्या जरूरत पड़ गई, जो अचानक से एक बहुत ही सख्त सीमा तय कर देता है? अगर सब कुछ इतना ही सुचारू रूप से चल रहा था तो अचानक ब्रेक क्यों लगाया गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि जब आप किसी सुविधा का विस्तार करते हैं और उसे हजारों लाखों नए लाभार्थियों के लिए खोल देते हैं तो सिस्टम पर एक अभूतपूर्व दबाव पड़ता है।
अच्छा, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गया था। बिल्कुल। और यहीं पर इस नए मेमोरेंडम का पॉइंट नंबर 4 तस्वीर में आता है। ये पॉइंट किसी सुविधा को छीन नहीं रहा है, बल्कि ये प्रशासनिक अराजकता को रोकने के लिए एक फायरवॉल लगा रहा है। मैं इस पॉइंट 4 की शब्दावली पर ही आना चाह रही थी। इसमें बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में लिखा है कि ये वन टाइम ऑप्शन एक पुरुष सरकारी कर्मचारी यानी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे ये भाषा बहुत अजीब लगी। आमतौर पर सरकारी दस्तावेजों में सरकारी कर्मचारी या एम्प्लॉय शब्द का इस्तेमाल होता है, जो जेंडर न्यूट्रल होता है। यहाँ विशेष रूप से पुरुष सरकारी कर्मचारी क्यों लिखा गया है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? सरकारी ड्राफ्टिंग में कोई भी शब्द संयोग से नहीं लिखा जाता। अगर वहां पुरुष सरकारी कर्मचारी लिखा है तो इसका सीधा मतलब है कि मंत्रालयों के ग्रीवांस सेल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क पर जो मामले आ रहे थे उनका एक बहुत विशिष्ट पैटर्न बन चुका था। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? ये इस बात का संकेत है कि पुरुष कर्मचारियों के मामलों में माता पिता और सास ससुर के बीच आश्रित चुनने को लेकर एक रिवॉल्विंग डोर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। रिवॉल्विंग डोर मतलब सिस्टम में लोग बार बार अपनी सुविधा अनुसार विकल्प बदल रहे थे। बिल्कुल। प्रशासन के नजरिए से सोचकर देखिए, मान लीजिए एक कर्मचारी नौकरी में आता है, वो अपने माता पिता को आश्रित घोषित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। फिर कुछ साल बाद माता पिता किसी और शहर में बस जाते हैं या उनकी चिकित्सा जरूरतें किसी अन्य स्रोत से पूरी होने लगती हैं। अब वो कर्मचारी प्रशासन के पास एक आवेदन लगाता है कि मेरे माता पिता का नाम हटाकर मेरे सास ससुर का नाम जोड़ दिया जाए, क्योंकि अब उन्हें मेडिकल कवर की जरूरत है। हाँ, और फिर हो सकता है कि कुछ साल बाद वो दोबारा इसे बदलने की मांग कर दे। तो इसमें प्रशासन को इतनी परेशानी क्यों है? आखिर सुविधा तो किसी एक ही पक्ष को मिल रही है ना, मतलब एक टाइम पे एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स को कवर मिल रहा है। हाँ। अगर कोई कर्मचारी अपनी पारिवारिक जरूरतों के हिसाब से इसे एडजस्ट कर रहा है तो सिस्टम को क्या आपत्ति है? असल में आपत्ति इस बैकएंड के काम से है, जो हमें सामने से नजर ही नहीं आता। ये सिर्फ एक फॉर्म पर नाम काटने और नया नाम लिखने का मामला नहीं है। तो और क्या क्या होता है पीछे? जब कोई आश्रित बदलता है तो उसके लिए नए सिरे से सारी कागजी कार्रवाई होती है। मेडिकल कार्ड दोबारा बनते हैं, ऑडिट की प्रक्रिया होती है, और सबसे बड़ी बात, इन स्वास्थ्य योजनाओं का बजट कोई हवा में तय नहीं होता। हाँ, जाहिर है इसके पीछे काफी कैलकुलेशंस होती होंगी। बिल्कुल। इसके पीछे एक्चुअरियल साइंस यानी बीमा से जुड़ी जटिल गणितीय गणनाएं होती हैं। अगर लाभार्थियों का डेटाबेस लगातार इस तरह से बदलता रहेगा तो सरकार भविष्य के मेडिकल खर्चों का सटीक अनुमान कैसे लगाएगी? ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। मतलब अगर मैं ऐसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं तो ये ऐसा है जैसे आपने किसी ट्रेन का टिकट लिया हो। हाँ। अब आप बार बार रेलवे से ये नहीं कह सकते कि मेरा स्टेशन बदल दो या पैसेंजर बदल दो, क्योंकि इससे पूरे नेटवर्क का रूटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम चरमरा जाएगा। सरकार ने ये वन टाइम ऑप्शन का नियम लाकर उस रिवॉल्विंग डोर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। एकदम सही पकड़ा आपने। प्रशासन ने एक साफ संदेश दिया है कि हम आपको चुनने की आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी आपको अपने करियर में सिर्फ एक बार मिलेगी। आपको एक ऐसा फैसला लेना होगा जिससे आप बाद में अपनी सुविधा या परिस्थितियों के बदलने पर बदल नहीं सकेंगे। एक बार विकल्प चुनने वाली बात का प्रशासनिक तर्क तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इस मेमोरेंडम का जो सबसे कठोर और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो इसके बाद आता है। मेरा मतलब है पॉइंट नंबर 5। हाँ, पॉइंट 5। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। पॉइंट 5 ही वो हिस्सा है जो इस पूरे दस्तावेज को इतना अपरिवर्तनीय बनाता है। इसमें लिखा है कि अगर एक बार माता पिता के पक्ष में विकल्प चुन लिया गया तो बाद में उसे सास ससुर के पक्ष में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे अंग्रेजी में एक लाइन लिखी है, इवन इन द केस ऑफ डिमाइस ऑफ पेरेंट्स और अदरवाइज। जी, मृत्यु या अन्यथा के मामले में। मतलब चुने गए आश्रितों के निधन के मामले में या अन्यथा ये विकल्प नहीं बदला जा सकता। और यही नियम इसके विपरीत स्थिति पर भी लागू होता है। मुझे ये सब बहुत ही निर्मम लगा। निर्मम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत गहरी प्रशासनिक और कानूनी सोच है। लेकिन जरा सोच कर देखिए ना, अगर किसी ने अपने माता पिता को चुना और दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया तो वो आश्रित वाला स्लॉट तो सिस्टम में खाली हो गया ना। सरकार को तो वैसे भी 2 लोगों का खर्च उठाना था। दोनों की सरासर बर्बादी लगती है। देखिए, ये लाइफ बोट वाला उदाहरण सुनने में बहुत भावनात्मक लगता है, लेकिन सरकारी मशीनरी भावनाओं पर नहीं बल्कि सिस्टम की अखंडता पर चलती है। सिस्टम की अखंडता? वो कैसे?
अगर सरकार निधन के बाद उस स्लॉट को दोबारा भरने की अनुमति दे दे तो क्या होगा? प्रशासन को यह साबित करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वास्तव में निधन हो गया है। डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट नहीं, डेथ सर्टिफिकेट्स का सत्यापन, कानूनी वारिस होने के दस्तावेज, हलफनामे, ये सब एक लाल फीताशाही का नया पहाड़ खड़ा कर देगा कि क्या वो स्लॉट वाकई में खाली हो गया है या नहीं। ठीक यही बात है। और आप उस एक छोटे से शब्द को नजरअंदाज कर रही हैं जिसने इस नियम को पूरी तरह से वाटरटाइट बना दिया है। कौन सा शब्द? वो शब्द है या अन्यथा, यानी और अदरवाइज। अरे हाँ, ये या अन्यथा शब्द मुझे भी बहुत खटका था। इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या ये नौकरशाही का कोई जादुई ब्रह्मास्त्र है जो हर तरह के अपवाद को एक झटके में खत्म कर देता है? ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी लीगल शील्ड है। लीगल शील्ड? हाँ, प्रशासन जानता है कि मानव जीवन और पारिवारिक रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। निधन तो एक स्पष्ट स्थिति है, लेकिन क्या होगा अगर पारिवारिक विवाद हो जाए, कानूनी अलगाव हो जाए? हाँ, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। या अगर माता पिता या सास ससुर खुद लिख कर दे दें कि हमें इस कर्मचारी से कोई सुविधा नहीं चाहिए। ये सभी स्थितियां अन्यथा के दायरे में आती हैं। तो सरकार का सीधा सा कहना है कि हमें आपके पारिवारिक ड्रामे से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सटीक। सरकार एक नियोक्ता के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है। वो कोई फैमिली कोर्ट नहीं है जो हर छोटे बड़े मामले की सुनवाई करे। सही बात है। या अन्यथा डालकर उन्होंने कह दिया है कि कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो कितना भी मानवीय या अजीब क्यों ना हो, एक बार फॉर्म जमा हो गया तो समझो फाइल बंद हो गई। और पॉइंट 6 में जो सभी मंत्रालयों और विभागों को सख्त अनुपालन का निर्देश दिया गया है, वो इसी बात पर मोहर लगाता है कि इस नियम में किसी भी तरह की कोई ढील या अपवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि अवर सचिव उन्नी कृष्णन टी के कार्यालय ने इस दस्तावेज को ड्राफ्ट करते समय हर संभावित लूपहोल को एकदम सीमेंट से भर दिया है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हाँ, कोई लूपहोल नहीं बचा है अब। लेकिन नियमों की इस गहराई और प्रशासनिक तर्क को समझने के बाद अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये OEM सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं रह जाता। बिल्कुल, ये इस बात का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि कैसे एक कल्याणकारी नीति जब एक विशाल प्रशासनिक ढांचे से गुजरती है तो उसे अपनी व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए कठोर नियमों का जामा पहनना पड़ता है। हमने देखा कि कैसे 1987 से लेकर 2024 तक जो नियम विकसित हुए उन्हें अंततः 2026 में आकर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सीमा में बांधना पड़ा। और ये भी कि कैसे CGHS और CSMA जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत मिलने वाली ये सुविधा महज एक प्रशासनिक खानापूर्ति नहीं है, ये किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के जीवन का एक वन टाइम और पूरी तरह से अपरिवर्तनीय निर्णय बन गया है। हाँ, एक जीवन भर का फैसला। एक ऐसा फैसला जो कागजों में एक बार दर्ज हो गया तो वो मृत्यु या किसी भी अन्य परिस्थिति के सामने भी नहीं झुकता। यह हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि अक्सर नीतियां बनाते समय प्रशासन को एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता और एम्पैथी यानी संवेदना के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पाता है। और इस मामले में स्पष्ट रूप से कार्यकुशलता और सिस्टम की स्थिरता ने बाजी मारी है। बिल्कुल, सिस्टम को स्टेबल रखना जरूरी था। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम उस डाइनिंग टेबल वाले दृश्य पर वापस लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी, तो ये पूरा मामला एक बहुत ही बड़े और गहरे वैचारिक सवाल को जन्म देता है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से डेटाबेस और डिजिटल रिकॉर्ड्स पर निर्भर होती जा रही हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ही बाइनरी तरीके से काम करता है, 0 या 1। हाँ, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। इंसानी रिश्ते, हमारी पारिवारिक जरूरतें, जीवन की अनिश्चितताएं, ये सब बहुत ही जटिल होते हैं। इनमें हमेशा एक ग्रे एरिया होता है। कल क्या होगा, कौन बीमार पड़ेगा, किसके रिश्ते किससे खराब हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। ये बात तो सच है, इंसान का जीवन बाइनरी नहीं होता। लेकिन सरकारी डेटाबेस इस ग्रे एरिया को नहीं समझता। वो केवल बाइनरी समझता है, 0 या 1, येस या नो, लॉक्ड या अनलॉक्ड। तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सरकारों को हमारे सबसे निजी पारिवारिक रिश्तों और इंसानी जीवन की जटिलताओं को सिर्फ इसलिए डिजिटल बाइनरी कोड में बदलकर हमेशा के लिए लॉक करना पड़ रहा है क्योंकि वे अब असल इंसानी जीवन की उस प्रशासनिक उलझन और मानवीय अनिश्चितता का बोझ उठाने का जोखिम नहीं ले सकती? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब नीतियां डेटाबेस के हिसाब से बनने लगती हैं तो इंसानियत का वो ग्रे एरिया कहाँ गायब हो जाता है।
खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।